Hello everyone, welcome back to my channel IAS Commando. सो क्योंकि प्रीलिम्स हो गया है एंड अब क्या प्रॉब्लम है कि पेपर बहुत ही टफ आया था एंड डेफिनेटली पेपर टफ नहीं बहुत 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 टफ आया था। सो इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये चीज़ देख रहे हैं कि इतने टफ पेपर को क्या सॉल्व किया जा सकता है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए थे, क्या करना चाहिए था, कैसे पढ़ना चाहिए था और क्या चीज़ है जो इतने सरप्राइजेस के बाद भी कॉमन रही है। ऑलराइट, तो मैं आज तक जब भी यूपीएससी के पेपर से बाहर निकली हूँ तो मुझे यूपीएससी के पेपर का एक ही पैटर्न समझ में आया है जिसको कहते हैं सरप्राइज। ऑलराइट, तो यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी आपको ऑफ गार्ड थ्रो करता है। ऑलराइट, यूपीएससी आपको ऑफ गार्ड थ्रो करता है ताकि आप जो अपना प्रिपरेशन करके आए हैं उसको भूल जाए। ऑलराइट, वो आपको ऑफ गार्ड थ्रो करना चाहता है ताकि आप जो आपका प्रिपरेशन करके आए हैं वो भूल जाए। अब आपको सरप्राइज करने का यूपीएससी का मतलब क्या है? यूपीएससी का मतलब ये है सरप्राइज करने का कि बेसिकली जो सर्विस है उसमें इतने चैलेंजेस हैं। ऑलराइट, हर दिन कोई ना कोई सिचुएशन नई खड़ी होती है, इसलिए यूपीएससी का सरप्राइज करने का वो है। और किसी एग्जाम में तो इतने सरप्राइजेस नहीं होते, इधर द टफनेस ऑफ द क्वेश्चन इज बढ़ा दी जाती है ना। तो ये सारी चीजें हैं। नाउ अब क्या कर सकते हैं ताकि ये जो सरप्राइजेस है इनके अगेंस्ट भी तैयार रखा जा सके। ऑलराइट, तो अब आप देखिए कि डेफिनेटली पेपर टफ आया था, पेपर में एलिमिनेशन टेक्निक्स नहीं काम कर रही थी। अब देखिए एलिमिनेशन टेक्निक्स की इतनी बात क्यों होती है, बिकॉज थंबनेल्स इतने क्लिकबेटी डाल दिए जाते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक से आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। कोई बंदी है उसने डाल रखे हैं एलिमिनेशन टेक्निक्स में वीडियो और लाखों में व्यूज आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें क्या प्रमोट कर रही है, इस तरीके की चीजें ये प्रमोट कर रही है कि आप आई हैव सीन इवन अ वीडियो जिसमें लिखा था बिना पढ़े कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें। ऑलराइट, तो वो नहीं चाहेगा यूपीएससी कि ऐसी भी कोई भी टेक्निक उसके क्वेश्चंस में इस्तेमाल हो। ऑलराइट, अभी आप देखिए जैसे कि अगर ये क्वेश्चंस आए हैं इस तरीके से कि ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट, ओनली 4 करेक्ट, तो जब मैं पेपर सॉल्व कर रही थी तो मैंने देखा कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल भी कोई भी करेक्ट नहीं आ रहा है ना। नो, नन ऑफ द दोज आर करेक्ट। ऑलराइट, तो फिर आप बोलने लगेंगे कि अब उसमें मेरी टेक्निक ये थी, मैंने इससे 120 मार्क्स निकाले कि, है ना, कि नन ऑफ द दीज आंसर आता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, इस तरीके से करके। तो अभी आप देखिए एलिमिनेशन टेक्निक्स नहीं है कोई बहुत बड़ी चीज। एलिमिनेशन टेक्निक ये है कि अगर आपने पढ़ा है एंड आपको वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अगर पता होता था कि वो बहुत ही स्टूपिड या एब्सर्ड दिया हुआ है, ऑलराइट, तो आप उसको निकाल के अपना सही आंसर मार्क कर देते थे। इस तरीके के कॉम्बिनेशंस दिए होते थे। तो पहले यूपीएससी ये वाला गेम खेलना चाहता था, अब यूपीएससी ये वाला गेम नहीं खेलना चाहता है। द सेकेंड चीज ये है कि क्योंकि जीएस एक टर्म है यूपीएससी में विच इज सेड एज जनरल स्टडीज, और जनरल तो क्या होता है, इट इज एनीथिंग अंडर द सन। ऑलराइट, जनरल स्टडीज क्या होती है, जीएस, जीएस इज एनीथिंग अंडर द सन। तो जब कुछ भी पूछा जा रहा है, एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड। ऑलराइट, तो फिर कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस एनालाइज करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे क्यों गए हैं एग्जाम में। और तो अगर आप देखें जैसे ये इनविट्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो इनविट्स में क्वेश्चन आया हुआ है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। अब आप देखिए ये बड़ा ही प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है। ऑलराइट, इतना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर ऐसा है जो इनविट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो भी डिपॉजिट है आपसे उसको इंटरेस्ट मिलता है और डिविडेंड मिल सकता है अगर उसने प्रॉफिट बनाया। तो अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल गया आपको इनविट में इन्वेस्ट करने से, तो क्या उसमें से कौन कौन सा पार्ट टैक्सेबल है? अब देखिए आजकल अगर आप देखें तो फाइनेंस का ही जमाना चल रहा है, पीपल आर इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ देयर सेव्ड मनी, है ना। तो बेसिकली इससे रिलेटेड इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये वाली चीजें बहुत ही प्रैक्टिकल है, इसलिए ये पूछी गई थी। अभी मैंने वीडियो का टाइटल डाला है कि 2018 में क्या कॉमन था। ऑलराइट,
तो भाई आधार से रिलेटेड जो भी चीजें थी, उसके जो भी प्रोविजंस थे, ऑलराइट, वो पूछा गया था 2018 में, वो कॉमन था। बैंक डिपॉजिट्स के बारे में बहुत कुछ पूछा गया था उस साल। वाई? क्योंकि एक तो न्यूज में भी थी वो वाली चीजें, और ये था कि बैंक, अगर आपको देखें तो 18-19 बैंकिंग में बहुत ज्यादा क्राइसिस का टाइम था, कई बैंक्स फेल हो रहे थे, कुछ कुछ हो रहा था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था। तो बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीजें पूछी जाती हैं, है ना। तो अगर आप इस तरीके से देखें तो जैसे कोई लॉज पूछे जा रहे हैं, लास्ट टाइम एडवोकेट्स के बारे में पूछा गया था कि बार एसोसिएशन में क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। अगेन प्रैक्टिकल चीजें, न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें ऑकर होती रहती हैं, भले ही उन पन्नों पे नहीं होती। मोस्ट स्टूडेंट्स या मोस्ट कोचिंग सेंटर क्या करते हैं, एडिटोरियल ले लिया और फर्स्ट पेज और इंटरनेशनल रिलेशन का पेज ले लिया और पेपर खत्म, ऑलराइट। तो जब भी देखिए क्या है ना कि न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स का भी ध्यान दीजिए, मेजर इवेंट्स का ध्यान दीजिए, है ना। जैसे किसी खिलाड़ी को लाइफ टाइम कोई वो मिल रहा है, ठीक है, जैसे फेडरर को कुछ मिला या कुछ भी मिला, तो आप उसको देखिए अच्छे से। अगर चेस की चैंपियनशिप जो है वो फर्स्ट टाइम हेल्ड हो रही है, ठीक है ना, इंडिया में, तो आप उसको देखिए अच्छे से, बिकॉज दीज आर द इश्यूज ऑफ इम्पोर्टेंस। G20 अगर आ रहा है इंडिया में, G20 की मीटिंग हो रही थी अगर इंडिया में या आ रही है इंडिया में, तो आप देखिए और देखिए कि इंडिया कौन से इश्यूज पुट फॉरवर्ड कर रहा है, ऑलराइट। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के सॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे एक बार क्वेश्चन आया था शायद 2016 में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। एक स्टेटमेंट नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो पर्पस है उसके बारे में था, दूसरा स्टेटमेंट ये था कि 20,000 करोड़ का 40,000 करोड़ का फंड है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है ना। अब बिकॉज मैंने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अच्छे से पढ़ा था तो मुझे पता है कि वो 20,000 करोड़ का फंड है, ऑलराइट। तो मुझे दिक्कत नहीं है। अब उस समय भी क्वेश्चन ऐसा आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ओनली वन करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, both the statement 1 and 2 are correct, all the neither 1 nor 2 are correct। तो ये भी उसी तरीके का पूछने का तरीका है, ऑलराइट। तो यहाँ से तो आपका कोई एलिमिनेशन नहीं हो रहा था। व्हेन यू नो दैट बोथ स्टेटमेंट आर राइट देन यू गेट द आंसर, व्हेन यू डोंट नो दैट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग देन यू डोंट गेट द आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो अगर ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, इसमें क्या है, जस्ट यू हैव टू सी कि भाई ये क्या पूछा हुआ है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर। जैसे हमें पता है कि जितने भी हमारे जो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेसमेंट एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट है, तो आपका जो भी स्टॉक सिक्योरिटी आएंगी, ठीक है ना, तो वो इसी एक्ट के थ्रू आएंगी, इसी एक्ट के थ्रू से भी करेगा, ठीक है ना। तो अभी डेफिनेटली ये उसका आंसर हो जाता है, ठीक है। आंसर्स हम डिटेल में दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ये सब पूछा क्यों जा रहा है और आपको कहाँ ध्यान देना है। अब क्या है, मोस्ट स्टूडेंट्स, नॉट ऑल बट पीपल आर रिलक्टेंट टू रीड द न्यूज़पेपर्स डेली, ऑलराइट, क्योंकि न्यूज़पेपर्स पढ़ने में मेहनत लगती है डेली। तो जैसे ही आप शुरू में पढ़ते हैं तो 6 से 7 घंटे लगते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने, देन यू सब्सिक्वेंटली शॉर्टन द टाइम टू, है ना, धीरे धीरे। और अब तो एक्सप्लेन सेक्शन आने लगा, एक्सप्लेन सेक्शन में काफी कुछ एक्सप्लेन किया होता है। फाइनेंस के बारे में तो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में वाकई काफी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो डेफिनेटली रीड करिए उससे। इकोनॉमिक्स का पार्ट रीड करिए, है ना। जैसे 2019 में काफी कुछ पूछा गया था इकोनॉमिक्स से कि इंडिया नंबर 1 किन किन चीजों में है, ऑलराइट। ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वाई? बिकॉज यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स, ऑलराइट। जैसे ऑयल के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में पूछा जा रहा था, ठीक है ना। तो दीज वेर थिंग्स इन न्यूज, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी उसको ध्यान से पढ़ लिया तो वेदर 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, 4 करेक्ट कैसा भी आ जाए, ठीक है ना। आपको पीपल गो टू स्टडी 2 साल का करंट अफेयर्स, 3 साल का करंट अफेयर्स। देखिए 2 साल 3 साल का करंट अफेयर्स नहीं होता है न्यूज़पेपर में, जो रेलेवेंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं वो रेकर होते रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो सब चीजें आपकी आ ही जाएंगी, जैसे कि खराई कैमल के बारे में था जो कि 2016 में पूछा हुआ था। तो बिकॉज देखिए मैंने करंट अफेयर्स की बुकलेट नहीं पढ़ी थी 2016 में, आई जस्ट यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर ओनली, ऑलराइट। तो जब खराई कैमल के बारे में आया था तो आई न्यू वाई, बिकॉज वहां पे न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, तो न्यूज़पेपर से पूरी प्रिपरेशन हो जाती है। अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं, आपको मोटा माटी आपकी मैगजीन्स बार बार रटने से ज्यादा याद रहेगा। तो वो डेली के 1-2 घंटे, 2-3 घंटे, 4 घंटे, आपको जो भी लग रहा है, जो बाद में टाइम वाकई में बहुत शॉर्ट हो जाएगा,
तो आपकी जो मेहनत है वो आप कर लीजिए, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। पेपर कितना भी टफ आ जाए, ओनली 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट। अभी आप देखेंगे कि बहुत लोग ऐसे हैं इस एग्जाम्स में भी जो भी 120 का आंकड़ा पार करेंगे, ऑलराइट। वो लोग होंगे क्योंकि उन्होंने एक हैबिट डेवलप कर ली कि उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना है। और बिलीव में, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, आपका आंसर राइटिंग मेंस में इतना मक्खन हो जाता है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट इश्यूज। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में और ग्राउंड जीरो में कुछ रिपोर्ट आई है, ठीक है ना, जैसे रैट होल माइनिंग के बारे में अगर रिपोर्ट आई ग्राउंड जीरो में, तो यू नो दैट दैट इंडस्ट्री इज एक्सप्लॉइटिंग चिल्ड्रन, है ना, मेघालय में क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, तो आपको वहां पे सब पता चल जाता है। तो रीड न्यूज़पेपर, है ना, जब आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ती है ना, तो देन आपका पेपर बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाता है, और सीसैट जो है वो आपका ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी हो जाता है, आरसीज। तो आप जल्दी से जाके अपने मैथ्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखिए। अभी अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इन पोस्ट पैंडेमिक रीसेंट पास्ट many central banks worldwide had carried out interest rate hikes. Central banks generally assume that they have ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means. ठीक है ना। तो अभी आप देखेंगे, अगर आप 2020 से अगर आप सीजन एस्पिरेंट हो चुके हैं, 2020 से आप अगर न्यूज फॉलो कर रहे हैं, तो बेसिकली जब पैंडेमिक आया था और सब इंडस्ट्रीज को बंद करना पड़ा, तो बेसिकली सब सेंट्रल बैंक्स ने क्या किया था, उन्होंने पैसे को पंप किया हुआ था इकोनॉमी में, बहुत ज्यादा पैसा आया, ठीक है ना। 0% इंटरेस्ट रेट, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स, है ना, पैसा दिया गया बाय द बैंक्स टू द पीपल, टू द बोरोवर्स, टू द लेंडर्स, ठीक है ना। अभी ये पैसा क्या हुआ, ये पैसा सब जगह आया, यूएस में इंटरेस्ट रेट कम हुए, वहां से पैसा फ्लाइट करके इंडिया आया, इंडियन स्टॉक मार्केट में आया, इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा आया, तो इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो काफी ऊपर गया, है ना। तो अभी ये सारी चीजें, ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था, ठीक है ना, कि अगर यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग होगी तो वो कैसा वो इफेक्ट होएगा। तो जो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, जो कोई भी एडिटोरियल्स पढ़ रहा है, उसको ही कैन सॉल्व इट इन फिंगर टिप्स, ऑलराइट। वो वही बंदे हैं जो फिंगर टिप्स पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना चाहिए ही, ठीक है। वो जमाना डेफिनेटली जा रहा है। एंड बिलीव मी, मैंने अपने साथ जो को एस्पिरेंट्स देखे हुए हैं, ठीक है, तो उनमें से कई ऐसे थे जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे, एंड दे डिड हैव डिफिकल्टी इन क्लियरिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ऑलराइट। देखिए, उनको स्टैटिक पढ़ना थोड़ा आसान होता है, बिकॉज वो क्या है, आपको एक बुक में सब दिया होता है। तो अगर आपका कभी बहुत ज्यादा मन लग गया स्टैटिक पढ़ने में, तो आप मोटा माटी स्टैटिक 2-3 दिन में एक बुक को खत्म कर सकते हैं, देन आप उसको बार बार रिवाइज करके बहुत ही पक्का कर सकते हैं, एंड देन आप स्टैटिक कर सकते हैं। तो यूपीएससी ऐसा काम क्यों पूछेगा जो आसान हो, ऑलराइट। जिससे अगर मान लीजिए आपकी किस्मत खराब है, आपकी 10 दिन तबीयत खराब हो जाती है, और अगर आपने उस 10 दिन में न्यूज़पेपर नहीं पढ़े और वहां से 1-2 क्वेश्चन आ गए उन 10 दिन के बीच में से, ठीक है ना, तो देखिए दिक्कत हो जाती है। तो वो थोड़ा बहुत मेहनत का काम है, और वहां पे ये कि यूपीएससी को लीवे ज्यादा मिल जाता है आपकी क्वेश्चन गलत करने का, ठीक है ना। तो और बिकॉज इस तरीके से जब भी प्रीलिम्स का जो भी कंपाइलेशन होता है, उसमें कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस होते हैं, मोस्टली कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस होते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही बताया हुआ है, ठीक है ना। तो बेसिकली अभी ये क्या है, सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी। तो हाँ, अगर वो सेंट्रल बैंक सोचता है कि भाई वो सप्लाई साइड ऑफ द मनी अगर वो है ना कंट्रोल कर लेंगे, तो डेफिनेटली वो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेंगे। जबकि डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन भी होता है, ठीक है ना, डिमांड ड्रिवन है ना। तो अभी देखिए, अगर इन्फ्लेशन इस वजह से है कि मार्केट में गुड्स की अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है ना, आपकी कंट्री में प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, जो कि बेसिकली इंडिया का रीजन होता है, ठीक है ना। तो सेंट्रल बैंक किस हद तक इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकता है, ऑलराइट। तो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट भी कर दिया अगर गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, कोई आइटम जो कि इंडिया में भी उतना ही कंज्यूम किया जाता है, बट यू गेट बेटर प्राइसेस अब्रॉड, तो तभी तो इन्फ्लेशन हो सकता है। तो क्या सेंट्रल बैंक उसको कवर कर सकता है? नहीं। बट सेंट्रल बैंक डू अज्यूम कि वो मॉनेटरी पॉलिसी से मनी की सप्लाई क्योंकि कम कर देगा अगर इकोनॉमी में, तो पीपल विल हैव लेस टू लेंड, लेस टू स्पेंड। तो फिर डेफिनेटली सेंट्रल बैंक विल बी एबल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन।
बाय इंटरेस्ट रेट हाइक, बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट हाइक रहेंगे, ज्यादा इंटरेस्ट पे कौन पैसा उठाएगा, तो आप बाइक नहीं खरीदोगे, आप ये नहीं खरीदोगे, आप ये सब नहीं करोगे। तो डेफिनेटली ये पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। यूएस अभी बेसिकली कर ही क्या रहा था, यूएस का सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब डेली डिस्कशन हो रहे हैं इसके ऊपर हर चीज में, ठीक है ना। चलिए, फिर भी ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था। तो ये अब जैसे ये क्वेश्चन आया है, यूएनओपीएस सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। तो अब ये क्वेश्चन जो यूएनओपीएस के बारे में आया हुआ है, ये कहाँ से आया हुआ है? बहुत बड़ा स्कैंडल था, जो कि एक करप्शन स्कैंडल था। तो बेसिकली, और ये इंस्टीट्यूशन क्यों इम्पोर्टेंट था? वाई? बिकॉज ये यूएनओपीएस जो है, यूएन की जितनी भी एजेंसीज है वो डिपेंड करती है किस पे? इन द ग्रांट्स, ठीक है ना, कि ग्रांट्स मिल जाएंगे इस कंट्री से उस कंट्री से, सम कंपनी और सम वेरी वेरी रिच पर्सन, तो उस पे वो अपना खर्चा चला लेंगे, दे कैन डू द गुड वर्क। लेकिन यूएनओपीएस एक ऐसी कंपनी थी जो कि जिसके पास जो प्रॉफिटेबल थी, जिसके पास खुद का कॉर्पस था, ऑलराइट। और इसमें बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल होता है ये S3I इनिशिएटिव में, ऑलराइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। और अफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करते, आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट लिखा हुआ था, है ना, क्योंकि कहीं पे जो है वो जमीन ले ली गई थी एंड देन द प्रोजेक्ट स्टॉल। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते होते बहुत ही ध्यान से तो हमको डेफिनेटली बन जाते। अभी आपको मिल जाएगा अच्छी करंट अफेयर्स, जो आपकी मैगजीन्स है उसमें भी मिल जाएगा, नो डाउट मिल जाएगा, ऑलराइट। तो बेसिकली लेकिन क्या हो गया, जैसे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं अगर यूपीएससी में, तो स्पोर्ट्स तो एक बार जब स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ भी चुके हैं तो भी स्पोर्ट्स का जो कवरेज है वो अभी भी बहुत पुअर रहता है, ऑलराइट। और अगर 3-4 क्वेश्चंस आ रहे हैं स्पोर्ट्स की यूपीएससी में, दे केम इन 1 more year, ठीक है ना। तो स्पोर्ट्स का कवरेज करना चाहिए और आपको भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना चाहिए स्पोर्ट्स के ऊपर, ऑलराइट। तो ये वाली चीज है। अब देखिए, कई सारे एक्ट्स पूछे जा रहे हैं आजकल यूपीएससी में, है ना। तो जैसे अनऑथराइज्ड बियरिंग ऑफ, अब जैसे ये लेट्स सी दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जैसे आपका एक अनऑथराइज्ड वियरिंग ऑफ यूनिफॉर्म, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट द एक्ट, ठीक है ना। तो अभी आप देखेंगे बहुत ज्यादा न्यूज में था, देर आर मेनी पीपल कि वो आईपीएस की ड्रेसेस पहन करके और कौन कर रहे हैं जा करके लोगों को, है ना। और ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस निकल रहे हैं। तो व्हेन यू रीड दोज आर्टिकल्स, है ना, तो वहां पे एक तो ये है कि आपकी नजर तो डेफिनेटली उस पर जाएगी, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सर्विसेज एंड यू नो व्हाई पीपल आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। तो उसमें आप देखेंगे कि दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर विच एक्ट, न्यूज़पेपर में दिया होगा, ऑलराइट। तो जब भी दिया हुआ है तो आप उसको पढ़िए, उसको रजिस्टर करिए अपने माइंड में, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता वो वाला। इसी तरीके से जब भी वो वाला क्वेश्चन आया था जिसमें एडवोकेट की क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया था, तो वहां पे जब रिफॉर्म्स के बारे में बात होती है तो उसके आर्टिकल में वो दिया हुआ था, ठीक है ना। नाउ अब क्या होता है कि इंडियन एक्सप्रेस या जो द हिंदू है, तो इतना ज्यादा पेड वॉल्स के अंदर चले गए हैं कि आर्काइव्स, अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो आर्काइव्स एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो गया, बिकॉज यू कांट रीड मोर देन 1 आर्टिकल और 2, ऑलराइट। तो डेफिनेटली आप रेगुलर रीडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर करिए। वो आपका रेगुलर रीडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर आपको डेफिनेटली, है ना, आपका जो एग्जाम है वो क्लियर करा देगा, रेगुलर रीडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर। I can bet on it. I can say those who have read the newspaper regularly and those who know how to look, है ना, तो उनका डेफिनेटली होगा एग्जाम में। बस थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए डेली। अब देखिए, बहुत ज़्यादा यूपीएससी में एमसीक्यूज एलिमिनेशन टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। पीपल वेयर प्रीचिंग दोज टेक्निक्स, और इतना वो सब वायरल हो रहा था कि एक तो उसके काउंटर में बोलना बहुत ही मुश्किल था। आई डिड स्पीक अगेंस्ट देम, क्योंकि यूपीएससी सरप्राइज सोक कर सकता है और उसका सिग्नल उसने ऑलरेडी दे दिया हुआ था, ठीक है ना। तो अब उसने नहीं दिया आपका 1 2 and 3, 1 2 and 4 का कॉम्बिनेशन उसने नहीं दिया, ऑलराइट। इसलिए मैंने एलिमिनेशन टेक्निक्स पे आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, है ना। तो ये चीजें आप देखिए। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन था, ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले,
तो अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि फर्टिलाइजर प्लांट्स में, ऑयल रिफाइनरीज में, स्टील प्लांट्स में, सब में हाइड्रोजन का यूज हो सकता है, यूज होता ही है। और अगर ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जा सके तो डिकार्बोनाइजेशन हो जाएगा इन सेक्टर्स का, है ना, काफी हद तक हो जाएगा। बिकॉज हाइड्रोजन जनरेट कैसे हो रही है, फॉसिल फ्यूल से जनरेट हो रही है इन इंडस्ट्रीज में हाइड्रोजन। और अगर फॉसिल फ्यूल को हटा करके वही हाइड्रोजन हम किसी और सोर्स से जनरेट करने लगे जो कि रिन्यूएबल है, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन हो जाएगी और हमको इन सेक्टर्स में थोड़ा सा डिकार्बोनाइजेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजें हैं यूपीएससी में। आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है डेली, है ना। और अगर आप देखिए इसका एग्जांपल आपको सब जगह मिल जाएगा, बारिंग 2017 पेपर। आई थिंक 2017 का जो पेपर था, एक तो उसमें स्टैटिक से ज्यादा आया था और दूसरा ये था कि जो करंट अफेयर्स थे वो करंट अफेयर्स के मैगजीन से सॉल्व हो रहे थे। बट स्टिल अगर आप ऐसे क्वेश्चन देखिए, जैसे एनपीएस का कोई क्वेश्चन था शायद 2017 में, तो पेंशन फंड के बारे में कोई बुकलेट नहीं कवर कर रही है, बट अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि एनपीएस का ये सिस्टम आ रहा है या वो सिस्टम आ रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन दी रहती है। एंड प्लीज बिलीव में प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन की तरफ ज्यादा लीन करिए। ऑलराइट, आधार कैसे क्या होता है, आधार में वो जैसे कि 2018 में पूछा हुआ था, ठीक है ना। एंड देन अगेन 2020 और 21-22 में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो प्रैक्टिकल चीजों के एप्लीकेशंस की तरफ अगर आपको न्यूज़पेपर में दिखे तो ज्यादा ध्यान दीजिए, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू द पेपर बेटर। ऑलराइट, और देखिए पेपर टफ था, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई कांट डिनाई कि पेपर टफ था, बिकॉज डेफिनेटली एलिमिनेशन अगर मैं भी कर लेती थी, अगर बिकॉज कि मुझे एक स्टेटमेंट एब्सर्ड लगता था, तो डेफिनेटली पेपर आसान हो जाता था। बट मैं वो प्रीच करना नहीं चालू कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो कॉमन सेंस है। ऑलराइट, वो कॉमन सेंस है, तो मैं वो प्रीच करना नहीं चालू कर दूंगी कि अब क्वेश्चन ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, सम एनी नॉट मस्ट ऐसे जो सिलेबस है वो मिल जाए तो आप, है ना, उसको वो कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, यूपीएससी इज ट्राइंग टू चेक यू, ठीक है ना। यूपीएससी आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप में 100 क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ने की हिम्मत है, 2 घंटे के 3 घंटे के अंदर आप में 100 क्वेश्चन 3-4 बार पढ़ने की हिम्मत है कि नहीं। यूपीएससी ये चेक कर रहा है कि क्या आप उसके फंसाए हुए ट्रैप में फंसते हैं, ठीक है ना। और यूपीएससी क्या चेक कर रहा है कि अगर बहुत सारी अननोन चीजें पेपर में दे दी जाए और अगर आपने पेपर पढ़ लिया है तो क्या आप अपना कंपोजर मेंटेन करके फिर भी उसमें से 60 क्वेश्चन ऐसे निकाल सकते हैं जो आप करेक्ट करके आए, तो डेफिनेटली आपके लिए है। एंड इतने सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। आपको लग भले ही रहा है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आया 2 साल 3 साल, ठीक है ना, इट इज देयर, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करिए, है ना। स्मार्ट वर्क बोल लीजिए, हार्ड वर्क बोल लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर आपको कोई बोल रहा है कि न्यूज़पेपर मत पढ़िए, उसी का कोर्स ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपको पढ़ना ही चाहिए। अच्छी कोचिंग्स बहुत सारी हैं, अच्छी कोचिंग्स में सब टीचर्स रेकमेंड करते हैं कि रीड योर न्यूज़पेपर। ऑलराइट, तो आप वो करिए, है ना, अपना समय बचाइए, फ्रिवलेस तरीके के ट्रिक्स वीडियोस देखने में मत जाइए, है ना। तो आपका डेफिनेटली टाइम बचेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप पढ़ बहुत सकते हैं, ठीक है ना। ईच वन ऑफ यू हैव द कैपेसिटी टू स्टडी अ लॉट, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वी चेक अ लॉट ऑफ फॉरेंस, वी डू लॉट ऑफ फ्रिवलस टॉक्स इन टेलीग्राम ग्रुप्स, ये वो फलाना दिन का कट ऑफ, ये वो बहुत सारे मैंने चैनल्स देखे नाउ, बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड, तो मैंने देखे, तो वो एक दिन पहले कट ऑफ्स की बात कर रहे हैं। तो दैट इज अ वेरी 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 बैड थिंग, है ना, कि स्टूडेंट्स आर देयर, तो दो दिन पहले जहाँ स्टूडेंट को फैक्ट्स रिवाइज करने के लिए कामनेस चाहिए, तो पीपल आर डिस्कसिंग कट ऑफ्स। ऑलराइट, तो इस तरीके की चीजों से यूपीएससी में डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कर लें तो आपका डेफिनेटली बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। एक गाइडेंस वाली चीज है कि बिकॉज इतना वास्ट सिलेबस है कि आप कभी ऐसा हो सकता है कि यू आर रीडिंग अ टोटली डिफरेंट थिंग विच इज नॉट एट ऑल लास्ट, ऑलराइट। लेकिन एक ये भी चीज है कि आप खुद से पढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे एब्जॉर्ब करना है करंट अफेयर से, so then you will be able to do it. So this is what I have to say for this video.
This was my analysis, and we'll talk about more कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है in the coming videos. So thank you so much for the discussion, and all the best to all the UPSC aspirants, and do comment in the comment section about your queries, what all you want to ask, है ना, so that I can answer them and we can achieve success together. So all the best to everybody.